हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका आज पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपके लेवल 2 का, और ये भी है आपके साइंस और मैथ का भाई। ठीक है ना। ये टेस्ट हुआ था आपके 14/12/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये आपका रहता है मैथ्स टेस्ट नंबर 13 है भाई आपके। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के संदर्भ में सही है। तो विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति नैऋत्य कोण में है, और राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। ये उसके पूर्व से पश्चिम की है, न कि उत्तर से दक्षिण की। तो ये भी हो गया गलत आपके। रेड क्लिफ रेखा एक तिहाई भाग राजस्थान के साथ संलग्न है, और कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है। तो ये भी कथन आपका गलत है। इसमें आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है। पर्वत शिखर ऊंचाई इसमें सुमेलित कौन सी नहीं है, वो आपको इसमें चयन करना है कि कौन सा पर्वत और उसकी ऊंचाई अब सुमेलित नहीं है। तो जरोला पर्वत 588 मीटर, नागपानी पानी पर्वत 868 मीटर, और सज्जनगढ़ 938 मीटर, और रोजा भाकर ये आपके 869 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। तो कौन सा कारक है जो इसको निर्धारित नहीं करता है। तो इसमें आपको दे रखा है मिट्टी की संरचना, महाप्रायद्वीपीयता, अक्षांश स्थिति या देशांतरीय स्थिति। तो इसमें आपके देशांतरीय स्थिति इसको प्रभावित नहीं करती भाई। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है। तो उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि यह मिट्टी राज्य के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल आपके सही कथन है। यह चीका प्रधान दोमट मिट्टी है, तो ये भी आपकी रहती है सही कथन। और इस मिट्टी में कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी कथन आपके सही है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, ये कथन गलत है भाई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित है। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित है, तो वो नदी रहेगी आपके इसमें साबी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को उनके सही स्थान और जिले के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपके दे रखा है, सबसे पहले दे रखी है अंता गैस विद्युत परियोजना। तो अंता गैस विद्युत परियोजना जो है ये आपकी रहती है 12 के अंदर, यानी कि 1 में आ जाएगा 3। रामगढ़ गैस परियोजना ये आ जाएगी आपके जैसलमेर, यानी कि बी में आ जाएगा 4। जामर कोरडा गैस विद्युत परियोजना, तो जामर कोरडा आ जाएगी आपके उदयपुर के अंदर, यानी कि 2। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन ये आ जाएगा आपके धौलपुर के अंदर। तो इसमें आ जाएगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है। शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। तो कुर्जा ये आपके रहता है जोधपुर का शुभंकर, जांगिल ये रहता है आपके डूंगरपुर का शुभंकर, भेड़िया आपके उदयपुर का नहीं है, ये आ जाएगा आपके असुमेलित। और शाहीन, तो शाहीन आपके रहता है सिक्कर का। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है। सालर वन के बारे में सबसे सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन दे रखा है, ये 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में प्रमुख वृक्ष सालर, धौक, कठीरा व धावड़ है, और इनकी लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने में काम में ली जाती है। तो इसमें आपके आ जाएगा तीनों ही कथन सत्य है। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। कृषि सांख्यिकी एक झलक 2023, कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आपको बताना है कि सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसमें आ जाएगा आपके तीसरा स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में झील और संबंधित स्थान से संबंध असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो काली सोत ये आपके 12 के अंदर है, धारी सागर ये सिरोही के अंदर नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला। मोती सागर ये आपके टोंक के अंदर, कोलाइत झील ये आपके बीकानेर के अंदर, इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात रहता है आपके 933, जो कि बिल्कुल सही है। और बाल लिंगानुपात जो कि 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो उनका रहता है आपके 888, जो कि बिल्कुल सही है। बाल ग्रामीण लिंगानुपात 874 है, ये कथन गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी। शहरी लिंगानुपात 914 हो जाएगा, और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो आपके 923 हो जाएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र से या क्षेत्र नहीं है? तो तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है तो वो आ जाएगा आपके गुर्जरवाड़ा। गुर्जरवाड़ा से तांबा उत्पादित नहीं होता है, जबकि सैनपुरी से तांबा निकलता है, देवपुरा बनेड़ा से भी तांबा निकलता है, और पुर दरीबा से भी तांबा निकलता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 162 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? तो 162 के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है तो वो आ जाएगा आपके भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है। पर्यटन स्थल तथा उनके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो असंगत मेल आपको इसमें से बताना है। तो अचलेश्वर महादेव ये आपके सिरोही के अंदर है, नवल सागर बूंदी के अंदर है, नथमल की हवेली ये आपके बीकानेर के अंदर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उमेद भवन ये आपके जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है? तो कौन सा जनजाति समूह है जो राजस्थान में निवास नहीं करता है? तो मीणा राजस्थान में रहते हैं, गरासिया भी रहते हैं, सैरिया भी रहते हैं, लेकिन टोडा जो है ये आपके राजस्थान में निवास नहीं करते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरातात्विक साक्ष्य बालाथल सभ्यता से संबंधित है? पहला दे रखा है, यहाँ से कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ से योगी मुद्रा में शवादान का प्रमाण मिला है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। योगी मुद्रा के अंदर शवदान का भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। यहाँ से 14 कमरों के विशाल भवन के अवशेष भी मिले हैं, तो ये कथन गलत है भाई। तो इसमें हो जाएगा आप 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किन 2 युद्धों में पराजित किया था? तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था, और बाड़ी या फिर बांडी के जो युद्ध है इसमें भी उन्होंने पराजित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 18 नंबर आपको दे रखा है। राव मालदेव को हसमत वाला राजा की उपाधि किन इतिहासकारों ने दी है? तो हसमत वाला राजा बोला है आपके अबुल फजल, और निज़ामुद्दीन जो है इन्होंने कहा कि जो ये मालदेव है ये हसमत वाला राजा है, ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल और निज़ामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है। सवाई जय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है, शाहजहां ने उनके रण कौशल से प्रभावित होकर उन्हें सवाई का खिताब भी दिया था, और वह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1748 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो इसमें आपके न तो 1 सही है और न 2 सही है, तो इसमें आपके दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? गलत है भाई, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस रियासत के शासक की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी थी? तो 1857 क्रांति के अंदर जो कोटा के महाराव थे इनकी तोपों की सलामी 17 थी पहले, ये घटा करके कितनी कर दी भाई? तो 13 कर दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। और करौली के शासक की बढ़ई थी, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है। विजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान विजय सिंह पथिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित प्रकाशित अखबार का नाम क्या था? तो इनका नाम आता है आपके ऊपर माल का डंका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है। एकीकरण के चरणों के संदर्भ में राज प्रमुख और उनसे संबंधित चरण को सही सुमेलित कीजिए। पहला चरण दे रखा है आपको मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो आते हैं आपके इसमें महाराजा उदयभान सिंह, जो कि आपके धौलपुर के राजा थे। तो इसमें आ जाएगा, पहले में आ जाएगा 3, और दूसरा दे रखा है राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ में आपके बने थे महाराव भीम सिंह, यानी कि दूसरे में आ जाएगा 1, और संयुक्त राजस्थान इसके बने थे आपके महाराणा भूपाल सिंह, जो कि आपके उदयपुर के थे। इसमें आ जाएगा आपके 2,
और वृहद राजस्थान इसमें बने थे महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, यानी कि 4। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन है जो कि आपके सत्य है, तो इसमें आ जाएगा पहला कथन दे रखा है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। आपको सत्य कथन का चयन करना है भाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके असत्य। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य, ये कथन गलत है भाई, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी सत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करना है। पहला कथन आपको दे रखा है कि रणथंभौर दुर्ग में रानी हड़ा तालाब स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। परमार भोज ने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये परमार भोज ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। फिर संगा ने इसका मोकल ने राणा मोकल ने इसको वापस है वो जीर्णोद्वार किया था और इसको मोकल मंदिर कर दिया था, जो कि इसमें आपके बिल्कुल सही है। और बिचली पोल नागौर किले में स्थित है, तो बिचली जो पोल है ये भी आपके नागौर किले में स्थित है, तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य है भाई, तो ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो कौन से कथन असत्य है उनका आपको चयन करके बताना है। पहला दे रखा है कर्णविलास और दिलखुश महल महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे, ये कथन आप पे गलत है। मुबारक महल के निर्माण में यूरोपियन शैली का प्रयोग होता है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली में स्थित सेवाड़ी का जैन मंदिर है, तो बिल्कुल सही बात है। भूमि शैली का सबसे पुराना जो मंदिर है ना वो पाली के अंदर स्थित है, और पाली का भी सेवाड़ी का जैन मंदिर, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें आ जाएगा आपके असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल एक कथन है जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं का वस्त्र है। तो महिलाओं का वस्त्र आ जाएगा आपके दुकुल। जो दुकुल है ये आपके महिलाओं के वस्त्र का प्रकार रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो हड़बूजी चमत्कारी महापुरुष वचन सिद्ध और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, बिल्कुल सही बात है। 1536 ईस्वी में जाम्बूजी का देहांत हुआ था तथा इनको तालवा गांव मुकाम के निकट समाधिस्थ किया गया था, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। 1536 के अंदर जाम्बोजी महाराज का देहांत हुआ था और इनको मुकाम तालवा नामक स्थान पर समाधिस्थ किया गया था। और जयपुर की कजली तीज प्रसिद्ध है, तो ये कथन गलत है भाई। महावीर जी का मेला गंभीर नदी के किनारे लगता है, तो ये भी कथन सही है। तो असत्य कथन पूछा जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नहीं है। तो आभूषण नहीं है तो ओगणिया एक प्रकार का आभूषण है, खिवण भी आपके आभूषण है, गोखरू भी आभूषण है, लेकिन जो मशरू है ये आभूषण नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो राजस्थानी चित्रकला में कुछ विशेषताएं आपको दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता था, तो ये कथन आपके इसमें शामिल नहीं है भाई। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों, सामंतों के संरक्षण में फली फूली है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान रही है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। चित्रों में भक्ति और श्रृंगार दर्शाने में जीवंत रंगों का प्रयोग हुआ है, तो ये भी कथन आपके सही है। लेकिन पहला कथन जो आपको ए दे रखा है ये कथन आपके इसकी विशेषताओं में शामिल नहीं रहने वाला भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखी है लोक कला, सामने दे रखी है आपको संबंधित सामग्री। तो सबसे पहले दे रखी है आपको पानी, तो पानी का मतलब हो जाएगा आपके कागज, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 4। फड़, तो फड़ का संबंध है आपके कपड़ा, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3। और मांडना, तो मांडने का मतलब हो जाएगा आपके रंग, रंगों की जो बनाते हैं रंगोली वगैरह उसे कहते हैं मांडना, तो इसमें हो जाएगा आपके 2। और कावड़ बनती है लकड़ी से, तो इसमें आ जाएगा आपके 1। तो 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 जो है ऑप्शन नंबर
3, इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, शेखावटी ख्याल की विशेषताएं है। तो शेखावटी ख्याल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसमें पहला दे रखा है कि प्रभावी पद का संचरण होता है इसमें, और संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत है वो गायन किए जाते हैं। इस ख्याल में स्वाद को बोल कहा जाता है। तो ये कथन गलत है भाई, इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, उस्ताद गगे नज़ीर खां किस शासक के दरबारी गायक थे? तो उस्ताद जो है गगे नज़ीर खां, ये आपके रहते हैं महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक, ऑप्शन नंबर बी, महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी, नज़ीर खां है वो इनके दरबारी गायक थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है कि सीकर के रामगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी हवेली स्थित है? तो सीकर के रामगढ़ में कौन सी हवेली है? वो आ जाएगी आपकी ताराचंद रुइया की हवेली जो है वो रामगढ़ सीकर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ माया सु कुणसी कविता पोथी ईश्वरदास बारटरी कोनी। तो कौन कौन सी में से ईश्वरदास बारट की रचना कौन सी नहीं है वो आपको बताना है इसमें। तो जो नाग दमन है ये आपकी ईश्वरदास बारट की रचना नहीं रहती है, जबकि देवयान, गुण बैराट, हरिरस ये सभी आपकी ईश्वरदास जी की रचनाएं रहती है अभी, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, अलेको हिटलर कहानीकार कौन है? तो अलेको हिटलर जो है इस रचना के कहानीकार कौन है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा, इसमें रहते हैं विजयदान देता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, कुणसी बोली में संत दादू अर उणा रे सिरसिया और लिख्योड़ो धार्मिक साहित्य मिला है? तो वो आ जाएगा आपके ढूंढाड़ी के अंदर। संत दादू जी के जितने भी ग्रंथ है, जितने भी धार्मिक साहित्य है वो सारे ढूंढाड़ी बोली के अंदर लिखे गए थे भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, आ माया सु कुणसी बोली भरतपुर रे उतरादे आथुणे भाग में गुड़गांव ताई आ बोली जे है? तो वो आ जाएगी आपके मेवाती बोली, जो भरतपुर है, अलवर है और यहाँ पर आगे गुड़गांव तक बोली जाती है उसे कहते हैं आपके मेवाती बोली भी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, निरंजनी संप्रदाय रो पंथ कुण से संत सु चालायोड़ो है? तो जो निरंजनी संप्रदाय है ये आपके संत हरिदास जी के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, टाबर री मौत माते गायजन वाला गीत कईजे? तो टाबर की अगर मौत हो जाए तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं छेड़ा। क्या कहते हैं भाई? उन गीतों को छेड़ा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी लोक साहित्य री दीट सु हरजस कई है? तो हरजस जो है ये आपके रहते हैं लोकगीत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, बास्केटबॉल खेल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको कौन से कथन सही है उसका चयन करके भी बताना है भाई। सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसे वर्ष 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था, जो कि आपकी बिल्कुल सही है भाई। 1948 के अंदर बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। बास्केटबॉल मैदान को कोर्ट कहा जाता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। बास्केटबॉल का जो मैदान है इसे कोर्ट कहा जाता है। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये कथन गलत है भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है, किस वर्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष और रोइडे को राज्य पुष्प घोषित किया गया था? तो ये आ जाएगा आपके 1983 के अंदर इनको राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प है घोषित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1983, ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो इसमें विमल वसई शामिल है, लूण वसई शामिल है, पीत लहर, तो पीत लहर भी आपके शामिल रहती है, भांडासा मंदिर, तो भांडासा मंदिर इसमें शामिल नहीं आएगा, और महावीर स्वामी मंदिर ये भी आपके शामिल है, लेकिन भांडासा जो है मंदिर ये इसमें नहीं आएगा भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कौन सा कोड सही, ऊपर में सही कोड का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा शामिल नहीं है, तो वो आ जाएगा आप केवल और केवल
4, जो भंडासा मंदिर है ये इसमें शामिल नहीं रहता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कपड़ा कारखाना, सामने दे रखी है उनकी स्थिति। तो डर्बी टेक्सटाइल, तो डर्बी टेक्सटाइल है वो है आपके जोधपुर के अंदर। तो पहले में आ जाएगा आपके 2। मॉडर्न सिंटेक्स, तो मॉडर्न सिंटेक्स आ जाएगा आपके अलवर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 3। और आदित्य मिल्स आपके रहती है किशनगढ़ के अंदर, तो इसमें आ जाएगा आपके 4। सुदर्शन टेक्सटाइल, तो ये आ जाएगा आपके कोटा के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है। जन सूचना पोर्टल कब शुरू हुआ था? तो जन सूचना जो पोर्टल है ये आपके 2019 के अंदर शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। तो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। कहाँ से मिलती है भाई? तो भारत की जो संचित निधि है वहाँ से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है। पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन है वो सही है? तो कौन से कथन सही है उनका आपको चयन करना है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत चुनाव करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। पहला चुनाव किसने करवाया? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा करवाया गया था। और 73वें संविधान संशोधन राजस्थान में 23 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, तो ये कथन आपके गलत है भाई, ठीक है ना। और इसमें आपके 11वीं अनुसूची है और इसमें विषय रहते हैं आपके 29। ये विषय भी ध्यान रखना, कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये ध्यान रखना 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको। तो इसमें भाई पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है। हेनरी पेयल द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक सूत्र POCCC में निम्नलिखित में से कौन सा सी तत्व को इंकित, मतलब कौन सा तत्व है वो सी को इंकित नहीं करता है? तो इसमें आपके जो कमांड है ये सी है, कोऑर्डिनेट ये भी आपके सी है, कंट्रोल ये भी सी है, लेकिन ये जो आपको दे रखा है सेंट्रलाइजेशन ये है उस सी को प्रदर्शित नहीं करता या फिर इंकित नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू की गई, कथन गलत है। शिक्षा नीति 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की संरचना अपनाई गई है, तो ये कथन बिल्कुल आपके सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा NCERT द्वारा जारी निर्देशानुसार राजस्थान राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि SCF विकास का कार्य किया गया है जो निम्नलिखित पहलू या पहलुओं पर केंद्रित है। तो इसमें आपके जो पहलू रहने वाले हैं वो आ जाएगा इसमें आपके SCF FS, SCF SE, FCF TE और SCF AE, यानी कि इसमें आपके चारों ही वो पहलू केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर आपको दे रखा है। लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा डैश 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 माह में डैश 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 बार की जाएगी। तो इसमें आपके आ जाएगा कि जिला कलेक्टर के द्वारा 3 माह में 1 बार की जाएगी, यानी कि जिला कलेक्टर जो है वो लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा जिला स्तर पर 3 माह के अंदर 1 बार करना है वो अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर आपको दे रखा है। SMC की कार्यकारिणी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। कौन कौन से कथन सही है उनका आपको चयन करके बताना है। पहला कथन दे रखा है कि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें 1/4 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होंगे, तो 1/4 इसमें नहीं रखा गया है, तो ये आपके हो जाएगा गलत। और तीसरा दे रखा है कि अधिकतम 5 सदस्यीय पदेन या मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इसमें निर्वाचित सदस्यों जिनमें से कम 8 है वो महिलाएं होना आवश्यक है, तो 8 महिलाओं का इसमें प्रावधान नहीं है, तो ये कथन भी हो जाएगा आपके असत्य।
तो इसमें सही कथन है आपके पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है, गलत कथन को छांटिए। कौन सा कथन गलत है उसको आपको छांटना है। तो राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार है और सीधे विद्यालय को ही की जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है, 2 बार ही प्रतिपूर्ति वर्ष में होती है, 1 बार। और राजस्थान आरटी नियम 2011 में 10 भाग है, तो ये भी आपके सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम आरटी अधिनियम 2009 है, तो ये भी आपका कथन सही है। आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी BSEI अजमेर होंगे, तो ये कथन गलत है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है, आरटीई एक्ट 2009 की संशोधित अनुसूची 21 सितंबर 2022 के अनुसार 1ली से 5वीं कक्षा तक दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों का अनुपात क्या निर्धारित किया गया है। तो वो आ जाएगा, जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए अनुपात रखा गया है आपके प्रति 10 दिव्यांग छात्र पर 1 शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 10:1 आपको दे रखा है भाई दिव्यांग के अंदर, ठीक है ना, 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है, समग्र शिक्षा के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के संदर्भ में मिलान कीजिए। तो इसमें आपके दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जो है वो होते हैं आपके, कौन होते हैं भाई, तो इसमें आ जाएगा जो राज्य स्तर है इस पर आ जाएगा आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके पहला कथन। ए में आ जाएगा 4। फिर दे रखा संभाग स्तर पर, तो संभाग स्तर पर होते हैं आपके जॉइंट डायरेक्टर, यानी कि JD, तो इसमें आ जाएगा आपके 2। और जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं CDEO, यानी कि चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। और ब्लॉक स्तर पर तो वो रहते हैं आपके CBO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि 1 नंबर। तो 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरमीडिएट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया। तो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था भाई कृतिका सिंघल को, ऑप्शन नंबर ए। कृतिका सिंघल ने कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरमीडिएट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक इनको द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था, तो ये नाम ध्यान रखना है भाई, कृतिका सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास जो कॉरिडोर है ये बनाया गया आपके रणथंबोर टाइगर रिजर्व के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में खजूर की ADP एक किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी। तो खजूर की जो एक किस्म है जिसका नाम है ADP1, तो ADP1 जो किस्म है ये आपके काजरी जोधपुर के द्वारा इसकी है वो विकसित किया गया था, तो यह आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, काजरी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो ये विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना के तहत जो 2 करोड़ राशि इस पर आपको जो ब्याज मिल रहा है वो आ जाएगा आपके 8%, यानी कि ब्याज अनुदान कितना हो जाएगा भाई, तो 8% का अनुदान आपको मिल सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है, नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 का अनुमोदन कब किया गया। तो नगरीय क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन जो नीति है 2025, इसका अनुमोदन किया गया था आपके 23 अगस्त 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, बिहार में आयोजित 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, राजस्थान को अंडर-17 टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। कथन दूसरा दे रखा है कि प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मितेश पालोड़ा को चुना गया था। तो इसमें सत्य कथन कौन से हैं, तो वो आ जाएगा आपके दोनों ही कथन सत्य है भाई। अंडर-17 टीम वर्ग में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है और इसमें प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो अपने मितेश पालोड़ा रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित एट होम कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्तियों को कार्य क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था उसको आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है डॉक्टर विनोद कुमार जैन,
तो विनोद कुमार जैन जी को सम्मानित किया गया था चिकित्सा एवं समाज सेवा के लिए। तो पहले आ जाएगा आपके 2। फिर दे रखा है पारुल पाटनवाला। तो पारुल पाटनवाला जो है ये आपके रहते हैं ज्वेलरी डिज़ाइन, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1। और तीसरा दे रखा है दिव्यांश भारद्वाज। तो दिव्यांश भारद्वाज जो है ये आपके रहते हैं पंचायत स्तर विकास कार्यों के लिए, तो इसमें आ जाएगा आपके 4। और कोमल वर्मा सलूजा। तो कोमल वर्मा सलूजा जो है इनको मिला है आपके शैक्षणिक उपलब्धि के लिए, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3। तो ऑप्शन नंबर आपके बी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर आपको दे रखा है, रणथंभौर की बागिन मछली की से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो रणथंभौर की जो मछली बागिन है इसके ऊपर कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। कथन पहला आपको दे रखा है कि T16 यानी कि T16 स्मारक का अनावरण 29 जुलाई 2025 को किया गया था। कथन 2 आपको दे रखा है कि बागिन मछली पर वर्ष 2016 में डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसमें आपके पहला कथन बिल्कुल सही है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन को चुनिए। कौन सा कथन सत्य है उनका आपको चयन करना है। तो पहला कथन दे रखा है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA वर्ष 2018 से लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्राम राजस्व अभियान 2018 से लागू हो चुका है। कथन दूसरा आपको दे रखा है कि रैमपैड RGSA की अवधि मार्च 2026 तक निर्धारित की गई थी। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, इसकी जो अवधि है वो 2026 तक निर्धारित की गई है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर आपको दे रखा है, राज्य बजट 2025-26 के अनुसार प्रदेश के किस स्थान पर औद्योगिक सेरेमिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। तो सेरेमिक पार्क जो है ये आपके बनेगा सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके रीट के अंदर स्पेशली बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है ना। बजट 2000 ये 100% क्वेश्चन आने वाला है कि बजट 2025-26 के अनुसार प्रदेश के किस स्थान पर औद्योगिक सेरेमिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। तो वो आ जाएगा आपके सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर बनेगा आपके औद्योगिक सेरेमिक पार्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 आपको दे रखा है, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% लाभ का दावा करता है। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल जो लाभ प्रतिशत है वो आ जाएगा आपके 50%, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैथ के सारे क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। मैं आपको इसके राइट आंसर जो है वो इसमें बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक तो क्लास इस स्क्रीन पर आएगी भी नहीं, और दूसरी है कि क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम आपको इसमें आंसर बताने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 आपको दे रखा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। दो पासों को फेंका आपने, उसमें अभाज्य संख्या जो दो संख्या आएगी उनका योग अभाज्य संख्या होने की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी आपके 5/12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है, त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि RS बराबर RP। यदि कोण PRQ 70 डिग्री हो और कोण QPS 110 डिग्री हो तो कोण PQS का माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोण PQS का जो माप आएगा वो रहेगा आपके 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें या जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो वह है। तो वह आ जाएगी आपके 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है कि 2.8 7 6 और 8 और 7 6 8 के ऊपर बार है, ये किसके बराबर होगा। तो ये आ जाएगा आपके 2 सही 292/333, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर आपको दे रखा है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। तो इसका जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो आ जाएगा आपके 9% की हानि, 9% की हानि होगी भी, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 नंबर आपको दे रखा है। बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो इसमें आप क्या जाएगा कि इसमें 5:2 के अनुपात से निकालना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 73 आपको दे रखा है। यदि समीकरण ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जब मूल बराबर होते हैं तो आपको पता ही है कौन सी इसमें ट्रिक लगानी है। तो इसमें आ जाएगा आपके, जब मूल बराबर होंगे तो वो इसमें क्या आ जाएगा भाई, तो 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74 आपको दे रखा है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस के वाई बराबर 2y बराबर 5 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है इसका मतलब दोनों प्रतिच्छेद करेंगे तो इसमें आपके आ जाएगा k इज़ नॉट इक्वल्स टू -2/3। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 75 आपको दे रखा है। 75 में आपको दे रखा है कि यदि x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो इनका जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके पी स्क्वायर माइनस 2q बटा क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 74 नंबर आपको दे रखा है। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड है। तो इसके जो गुणनखंड रहते हैं वो आ जाएगा आपके x-1, x-2 और x-3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 77 आपको दे रखा है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई एक कड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग का बादशाह होने की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी आपके 1/26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 आपको दे रखा है। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। तो राम का जो खर्चा है और जो उसकी बचत है इसका अनुपात आता है आपके 5:3। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी। तो इसमें आ जाएगा उसका खर्च जो है वो 7% है, वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 79 आपको दे रखा है। असमित वितरण में बहुलक और माध्य के मान क्रम में से 31.5 और 34.2 है तो वितरण की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो वितरण की जो माध्यिका है वो रहेगी आपकी कितनी भाई, 33.3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 वर्ष में 537.5 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष में 575 रुपये हो जाती है तो ब्याज दर कितनी होगी। तो इसमें जो ब्याज की दर है वो आपके आ जाएगी 2.50%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 नंबर आपको दे रखा है। रुपये 7,930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए, बी और सी को क्रम में से 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्रधन बराबर मिले, तीनों का जो मिश्रधन है वो बराबर मिले तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था। तो इसमें आ जाएगा आपके ए ने 2,760 रुपये का ऋण है वो उधार लिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 82 आपको दे रखा है। यदि चक्रवर्ती ब्याज है प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर है। तो इसमें जो वार्षिक ब्याज की दर है वो आ जाएगी आपकी कितनी भाई, 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 आपको दे रखा है। कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर 700 रुपये का है और यदि उसी राशि पर उसी दर से 1.5 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो ज्ञात करें और जब ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, अर्धवार्षिक रूप से हो और आपको 1.5 वर्ष का पूछा है तो इसमें आपके जो समय होगा ना वो आप कर देना, इसमें कितना हो जाएगा भाई, 3 वर्ष कर देना, डबल कर देना, ठीक है।
अर्धवार्षिक को डबल कर देना तो इसमें 3 वर्ष का हो जाएगा, और ये जो दर दे रखी है ये आपकी हो जाएगी इसमें आधी। तो इसमें आपके जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा आपके 11,033 रुपये, 33.75 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, एक्स ए बटा एक्स बी की पावर ए प्लस बी माइनस सी डॉट एक्स बी बटा एक्स सी की पावर बी प्लस सी माइनस ए गुणा एक्स सी बटा एक्स ए की पावर सी प्लस ए माइनस बी बराबर होगा। तो ये जो बराबर आएगा इसमें आ जाएगा आपके बराबर 1, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा, कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च 10% रहे। तो इसमें आपके जो बढ़ा हुआ खर्च 10% रहे तो इसके लिए आ जाएगा आपके 12% की है वो इसमें आपके खपत को कम करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 30 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। तो अधिकतम अंक आ जाएंगे आपके 125, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तब ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा। तो ए बी प्लस जो सी डी है ये किसके बराबर होगा, तो इसमें आ जाएगा आपके ए डी प्लस बी सी के बराबर रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन हो जाएगा आपके इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, ये वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की लंबाई या पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 105.75 वर्ग मीटर है, तो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत आ जाएगी आपके 550 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, कर में से 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का सबसे लंबा विकिरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे लंबा विकिरण आ जाएगा आपके 9 गुणा √3 सेंटीमीटर, 9 गुणा √3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है, यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई होगी। तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी आपके 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 35% और 50% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो इसमें आ जाएगा आपके 30% से बढ़ाना होगा ताकि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर किया जा सके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में ए बी सी डी और ई एक पुस्तक के प्रकाशन में करने से कागज़, मुद्रण, विविध कार्य, बाइंडिंग और रॉयल्टी की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें ये आपको दे रखा है ए बी सी डी ई। तो क्वेश्चन पूछा है कि 185 रुपये प्रति पुस्तक की लागत वाली पुस्तक की 10,000 प्रतियाँ प्रकाशित करने के लिए विविध कार्यों पर कितना खर्च किया जाएगा। तो यह आपको जो परसेंटेज दे रखा है ये इस अकॉर्डिंग खर्चा दे रखा है, तो कितना खर्च होगा इसमें, तो वो इसका आपका आ जाएगा कि जो खर्च आएगा वो आ जाएगा 5,55,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो समबाहुभुज ऐसे हैं कि उनकी भुजाओं की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात है और उनके कोणों के बीच कोणों के माप का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो प्रत्येक बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या है तो वो आपकी इसमें आ जाएगी 5,10, 5 या फिर 10 रहेगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में है, पुराने सिक्कों के मूल्य कर में से 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये है,
यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपये के पुराने सिक्के हैं, उनकी संख्या आ जाएगी आपकी 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है, तो इसमें आ जाएगा आपके कि बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के एकलकों के लिए पारगम्य होती है, तो ये बिल्कुल आपके सही कथन है। इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतः स्थापित होते रहते हैं, ये कथन आपके अनुचित नहीं है भाई। और आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी के साथ मुड़ी हुई होती है, तो ये भी कथन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वृत्तीय डीएनए अणु और राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प का चयन भी कीजिए। जो नीचे आपको कूट दे रखे हैं, इसमें से सही कूट का चयन करके आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि सरल स्तंभाकार उपकला। तो सरल स्तंभाकार उपकला जो है ये आ जाएगी पेट और आंत के भीतरी परत। तो पहले में आ जाएगा आपके 3। फिर दे रखा है हृदय पेशी। तो हृदय पेशी जो है ये आ जाएगी आपके हृदय की दीवार, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1। और वसा उत्तक, तो वर्षा उत्तक जो है ये आ जाएगा आपके, इसमें रहेगा आपके कि त्वचा के नीचे पेट और जंघे स्तन, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4। और हाईलाइन उपास्थि, तो हाईलाइन उपास्थि जो है ये आ जाएगी हड्डियों के जोड़, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 3 1 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है। तो कौन से कथन गलत है उनका आपको चयन करना है। तो SAN हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। AV बंडल आवेग को निलय तक पहुंचाता है, तो AV जो है ये आपके बंडल आवेग को निलय तक पहुंचाता है, तो ये भी कथन सही है। और फुफ्फुसीय परिसंचरण बाह्य निलय से शुरू होती है, ये कथन गलत है भाई। क्रमबद्ध परिसंचरण महाधमनी से शुरू होती है, तो क्रमबद्ध जो परिसंचरण है ये महाधमनी से शुरू होती है, यह कथन भी सही है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। तीसरा कथन है वो गलत दे रखा है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राणियों को उनके द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार के अनुसार वो वर्गीकृत करता है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि जो जलीय प्राणी, मेंढक, उभयचर मानव, कबूतर और तिलछट्टा, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित हार्मोनों का उनके रोग के साथ मिलान कीजिए। कुछ हार्मोन दे रखे हैं, इसका आपको रोग के साथ मिलान करके बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा सबसे पहले दे रखा इंसुलिन। तो इंसुलिन आ जाएगा आपके डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 5। दूसरे में दे रखा है आपके थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन इसमें आ जाएगा आपके गलगंड के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। फिर दे रखा है आपको कोर्टिकॉइड, तो कोर्टिकॉइड आ जाएगा आपके एडिशन रोग, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। वर्दी हार्मोन, तो इसमें वर्दी हार्मोन जो है ये आपके रहता है एग्रोमिगेली, यानी कि 3 नंबर। तो 4 5 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 101 नंबर कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आप कूट स्तंभ 1 में दे रखे हैं कुछ विटामिन वगैरह, और स्तंभ 2 में आपको दे रखे हैं इसके जो भी आपके एंजाइम वगैरह या वर्णक वगैरह है वो दे रखे हैं, और इसमें से मिलान करके आपको नीचे जो कूट दे रखे हैं उन कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है विटामिन B5। तो विटामिन B5 के अंदर आ जाएगा आपके को एंजाइम या फिर ए का निर्माण, को एंजाइम या फिर ए का निर्माण हो जाएगा। विटामिन C इसमें दे रखा है आपको बायोटिन, इसका हो जाएगा आपके वसा चयापचय। और विटामिन A ये हो जाएगा आपके दृष्टिवर्णक होता है। विटामिन E इसमें आ जाएगा आपके कोशिका झिल्ली का एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि एक का A, दूसरे में B, तीसरे में C, चौथे में D। तो A B C D, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है। 102 आपको दे रखा है कि सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाए जाने वाली पोषक कोशिकाएं कौन सी होती है। तो सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली जो पोषक कोशिकाएं होती है वो होती है आपके सर्टोरली कोशिकाएं। सर्टोरली जो कोशिकाएं होती है ये आपकी होती है पोषक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 आपको दे रखा है। सही संरचना और उसके स्त्राव का सही मिलान पहचानिए। सही संरचना और उसके स्त्राव का सही पहचान है इसमें जो आपके लार ग्रंथि जो कि आपके लाइसोजाइम का स्त्राव करती है अभी, तो ऑप्शन नंबर डी लार ग्रंथि लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपशिष्ट पदार्थों और मृत कार्बनिक पदार्थों को संसाधित करके CO2 भंडार में योगदान देता है। तो कौन सा जीव है, तो वो आ जाएगा आपके अपघटक। जितने भी मृत या फिर जो सड़े गले लोग जीव है वो क्या करते हैं कि जब उनको मर जाते हैं वो जीव, तो उनमें अपघटक के द्वारा उनको CO2 के अंदर है वो परिवर्तित कर दिया जाता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके अपघटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से टाइफॉइड रोग के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि टाइफॉइड दोबारा होता है, तो ये कथन एक गलत है। बाकी सभी जैसे संक्रमण दूषित भोजन और पानी के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। और लक्षणों में तेज़ बुखार और कमजोरी, कब्ज, भूख में शामिल आदि सभी, ऐसे भूख में कमी होना आदि सभी ये इसके लक्षण होते हैं। और गंभीर मामलों में आंतों में छेद होकर के मृत्यु भी हो सकती है आपके टाइफाइड के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो अमोनियम सल्फेट NH42SO3, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 और कैल्शियम ऑक्जिलेट तो CaCH3CO2। तो ये कथन गलत है आपके। बाकी फेरिक सल्फेट Fe2SO43 ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के क्रम से विशिष्ट आवेश का अवरोही क्रम है। तो विशिष्ट आवेश का जो अवरोही क्रम रहता है वो आ जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन में सर्वाधिक आवेश, फिर प्रोटॉन के अंदर, फिर न्यूट्रॉन तो आपको पता है उदासीन होता है, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है। तापमानों 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस व 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्रम से होगी। तो इसमें आपके रहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है तरल की अवस्था में, और 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा वो ठोस की अवस्था में, और 100 डिग्री सेल्सियस में जाएगा वो गैस की अवस्था में। यानी कि आपके ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109 आपको दे रखा है। कोलाइड्स के सामान्य प्रकारों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कोलाइड के सामान्य प्रकारों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें आ जाएगा आपके द्रव्य प्लस ठोस बराबर जेल, द्रव्य प्लस ठोस बराबर जेल हो जाएगा। तो ये कथन आपके बिल्कुल इसमें सुमेलित रहने वाला है कोलाइड विलियन के तहत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 110 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन भी करना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि बर्फ़ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जो कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये एक भौतिक परिवर्तन है। पानी को वापस आप ठोस या बर्फ़ के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये भी आपके सही है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन होता है, तो ये भी आपके सही है। यानी कि बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। CnSnCl2 एक लुईस अम्ल का उदाहरण है, ये भी आपके सही है। बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ये गलत है भाई। ये आपका होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र, ठीक है ना। CaOCl2 ये आपकी विरंजक चूर्ण का सूत्र रहता है, न कि बैंकिंग सोडा। तो ये कथन हो जाएगा आपके असत्य। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH संभवतः 7 से कम होगा। अगर नीले को लाल कर रहा है इसका मतलब अम्ल है,
तो अम्ल है तो वो 7 से उसका कमी होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपके सही है। तो इसमें सी हो जाएगा आपके असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 112 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो बोल रखा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बिल्कुल सही है, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेंजीन, तो ये भी सही है आपके। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन, तो ये भी आपके सही है। विद्युत का कुचालक होता है ग्रेफाइट, नहीं, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ये कथन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको 13 आपको दे रखा है, 113 में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों की पहचान कीजिए। तो कौन कौन से यौगिक असंतृप्त है उनकी आपको पहचान करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है पेंटेन, तो पेंटेन एक संतृप्त यौगिक है, न कि असंतृप्त। प्रोपीन, प्रोपीन एक असंतृप्त यौगिक है। और प्रोपाइन, ये भी आपके एक असंतृप्त यौगिक रहता है। और क्लोरोप्रोपीन ये आपको जाता है संतृप्त, ठीक है ना। तो इसमें बी 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको जाएगा असंतृप्त यौगिकों का समूह 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि जिस समूह के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है उसकी आपको पहचान करनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, 7 N 16, 8 O 17, 6 C 15, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 115 आपको दे रखा है, सेब एवं अंगूर में उपस्थित अम्ल कर में से कौन से हैं। तो सेब और अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके सेब में पाया जाता है भाई मैलिक अम्ल, और अंगूर में पाया जाता है आपके टार्ट्रिक अम्ल। तो सेब में आ जाएगा मैलिक अम्ल और अंगूर में आ जाएगा आपके टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 116 आपको दे रखा है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको 4 मीटर प्रति सेकेंड है। यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तो 5 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो 5 सेकेंड के बाद जो वस्तु का वेग होगा वो आ जाएगा आपके 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको गति के नियमों का यूज़ करना है भाई। प्रारंभिक वेग यानी कि आपको यू दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, और त्वरण दे रखा ए दे रखा है आपको, और 5 सेकेंड पर यानी कि आपको टी दे रखा है। तो इसमें आपको जो गति के नियम है उनका उपयोग करते हुए आपको इसका वस्तु के 5 सेकेंड के पश्चात ज्ञात करना है, तो वी ज्ञात करना है, तो वो आप इसमें निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 आपको दे रखा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसके जो गतिज ऊर्जा का मान है वो इसमें बढ़ता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 118 आपको दे रखा है, किसी भी वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो कोई भी वस्तु का अगर आपको आभासी या फिर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो वस्तु को लेंस एवं फोकस के मध्य रखना होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 119 आपको दे रखा है, बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बुध ग्रह के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो वो आ जाएगा आपके बुध ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है, यह कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है, 10 ओम 25 ओम 50 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो संयोजन को 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है जो कि समांतर क्रम में, वो पहले ज्ञात करके फिर आपको इसमें वोल्ट की सहायता से धारा ज्ञात कर लेनी है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका आ जाएगा 16 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 121 आपको दे रखा है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 48 न्यूटन बल 0.5 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा वो आ जाएगा आपके 24 न्यूटन सेकंड इनवर्स, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 122 आपको दे रखा है, दो ध्वनियाँ जिनका तारत्व और प्रबलता समान है, तारत्व और प्रबलता दोनों की समान है, फिर भी उन्हें अलग अलग पहचानने की क्षमता ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है। मतलब कोई दो ध्वनियाँ हैं जिनका तारत्व और प्रबलता दोनों समान है,
फिर भी उनको अलग अलग पहचानने के लिए आप किस गुण का प्रयोग करोगे, तो वो गुण आ जाएगा आपके इसमें गुणता। क्या आ जाएगा भाई? गुणता की सहायता से आप इसमें पहचान कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 123 आपको दे रखा है। किसी पिंड के भार के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो किसी पिंड के भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो आ जाएगा आपके ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कोई भी पिंड है उसका ध्रुवों पर है वो भार सर्वाधिक होगा, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 124 आपको दे रखा है। किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। किसी भी वस्तु के द्वारा ग्रहण की गई जो ऊष्मा होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वो आ जाएगा वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी। जबकि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वस्तु के ताप पर भी निर्भर करती है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी कि वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 125 आपको दे रखा है। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर जलयान या पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो वो आ जाएगा आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 126 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आधारित विधि नहीं है। तो कौन सी विधि है जो क्रिया आधारित नहीं है, तो वो आ जाएगी आपकी जो व्याख्यान विधि है, ये क्रिया आधारित नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 127 आपको दे रखा है। गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो गणित के संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, वो आ जाएगा आपकी अवधान की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 128 आपको दे रखा है। विद्यार्थी 588 को 588 पढ़ता है, मतलब 588 को 588 पढ़ता है, लेकिन 50,88 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है। यानी कि विद्यार्थी जो है वो 588 को तो 588 पढ़ता है, लेकिन लिखता वो ऐसे है, ठीक है। तो शिक्षक की और ये मतलब कैसा संकेत है कि उसको किस प्रकार से है वो ये जो दोष है बच्चे के अंदर ये दूर करना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा विद्यार्थी ध्यान से सुनता है, लेकिन स्थानीय मान की समझ है वो स्थापित नहीं कर पाया है। यानी कि सुन तो वो ध्यान से रहा है कि भाई 588 लिखा हुआ है, लेकिन स्थानीय मान है वो इसने 500 लिखे, फिर उसने 88 लिख दिया, तो वो स्थानीय मान को समझ नहीं पाया है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 129 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, प्रकृति की दृष्टि से स्तर व स्थूल है, मूल्यांकन सत्र पर्यंत अनवरत रूप से चलता है। तो इसमें आपके पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके केवल और केवल दूसरा कथन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 130 आपको दे रखा है। निदानात्मक परीक्षण के बाद निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो निदानात्मक जो परीक्षण है उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके उपचारात्मक शिक्षण की। तो निदान इनकी आपने उसका कारण पता लगा लिया कि भाई ये इसका कारण है, या फिर ये इस वजह से इसमें पढ़ने में बच्चे में कमी है, तो फिर उस पर क्या करोगे, उपचार करोगे। तो उपचारात्मक शिक्षण यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 131 आपको दे रखा है कि पाचन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव पाचन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया था उनको। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम है। तो अध्यापक ने जो विधि प्रयुक्त की है वो है अभी प्रदर्शन विधि, क्योंकि उन्हें पाचन तंत्र पढ़ाने के लिए पहले जो मानव का पाचन तंत्र का मॉडल है वो उनके सामने प्रस्तुत किया कि भाई ये है जो इस अकॉर्डिंग है वो पाचन होता है, तो वे प्रदर्शन विधि यानी कि पहले प्रदर्शित किया उनको। तो ये आ जाएगी आपके प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है। किस उपगम के अंतर्गत बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। तो वो आ जाएगा आपके रचनात्मक उपगम के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 133 आपको दे रखा है। कठपुतली का प्रदर्शन अनुदेशन सामग्री के किस वर्ग से संबंधित है। तो कठपुतली का प्रदर्शन अनुदेशन सामग्री के किस वर्ग से संबंधित है,
तो वर्ग आ जाएगा आपके दृश्य श्रव्य अनुदेशन सामग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 आपको दे रखा है, किसके अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है, मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। तो वो आ जाएगा आपके कलार व स्टार के अनुसार। क्लार्क और स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या फिर विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है, दल शिक्षण पद्धति की मूलतः विशेषता क्या है। तो दल जो पद्धति है, दल शिक्षण पद्धति, इसकी मूलतः विशेषता क्या रहती है, तो वो इसमें आपके आ जाएगी कि जो दल है, यानी कि दल एक साथ पूरे समूह में बच्चों को बैठ के जो पढ़ाना होता है, उसकी मूलतः विशेषता यह रहती है कि 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोग से शिक्षण सहायक कार्य करते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो है वो सहयोग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और मिलकर के बच्चे वो समझ भी पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ये आ जाएगा आपके इसमें दल शिक्षण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं स्वरूप से जुड़े कथनों का परीक्षण करें और सही विकल्प का चयन भी कीजिए। तो इसमें सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एवं वर्णनात्मक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान है। दूसरा दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला स्थितियों में करता है। तीसरा दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में सुधार लाने के लिए सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करता है। तो इसमें आपका आ जाएगा कथन 1 और कथन तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है भाई, कि शिक्षा मनोविज्ञान एक वर्णनात्मक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान है, बिल्कुल सही है। और शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार में सुधार लाने के लिए सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 147 आपको दे रखा है, सॉरी 137 आपको दे रखा है कि किसी व्यवहार को इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि उसके बाद मिलने वाला परिणाम सुखद होता है, जबकि दूसरी ओर एक प्रतिक्रिया इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वह किसी अन्य उद्दीपक के साथ बार बार जोड़ी जाती है। तो पहचानिए। तो इसमें आपके आ जाएगा कि पहला क्रिया प्रसूत अनुबंधन और दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के स्तर व सोपान से संबंधित दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन भी कीजिए। तो इसमें आपको सुमेलित करना है और सही कूट का चयन भी करना है। तो पूर्व नैतिक स्तर, तो जो पूर्व नैतिक स्तर है ये आपका आ जाएगा इसमें अहम केंद्रितता की अवस्था, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। और परंपरागत स्तर, तो परंपरागत स्तर इसमें आ जाएगा आपके सामाजिक अनुरूपता, यानी कि जो समाज में परंपरा से चले आ रहे हैं उसी का ही अनुरूप करना, तो इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर। और उत्तर परंपरागत स्तर, तो ये आ जाएगा आपके विवेक की अवस्था, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर। तो 2 3 1 ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 आपको दे रखा है, बालक के गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा विकल्प असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो वंशानुक्रम, अधिगम और परिवार की आर्थिक दशा, ये तीनों जो है ये आपके असत्य विकल्प रहने वाला है, जो कि बालक के गामक विकास को प्रभावित करते हैं। जबकि वंशानुक्रम, आहार और स्वास्थ्य, आहार, व्यवहार और परिपक्वता, वंशानुक्रम, अधिगम और शारीरिक विकास की दशाएं, ये सभी है वो प्रभावित करती है, लेकिन परिवार की आर्थिक दशा है वो बालक के अधिगम या फिर विकास में प्रभावित नहीं करती भाई। तो ये हो जाएगा आपके असत्य विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 आपको दे रखा है, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा से संबंधित असत्य विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको कथन दे रखा है कि मंद बुद्धि बालकों को स्वयं की देखभाल करने का प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी कि मंद बुद्धि जो बालक है उसको ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि वह स्वयं की देखभाल कर सके। दूसरा दे रखा है कि मंद बुद्धि बालकों के प्रति शिक्षक को सामूहिक रूप से ध्यान देना चाहिए। और तो सामूहिक रूप से ध्यान देना चाहिए तो कथन गलत है भाई, ठीक है। दूसरा कथन हो जाएगा आपके असत्य। मंद बुद्धि बालकों को निरंतर परामर्श व निर्देशन की आवश्यकता होती है, अतः उसकी आवश्यकताओं को समझने के लिए बालक का पूर्ण विवरण है वो शिक्षक के पास होना चाहिए। तो ये भी कथन सही है।
मंदबुद्धि बालकों को जीवन निर्माण के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे बालकों में रचनात्मक कौशल का विकास किया जाना चाहिए। तो ये भी कथन बिल्कुल आपके सही है। इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है। प्यार में असफल व्यक्ति का कवि या शायर बन जाना किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है। यानी कि कोई बंदा अगर प्यार में असफल हो रहा है तो उसका वो खुद या तो कवि बन जाएगा या फिर कोई अच्छा शायर बन जाएगा। तो ये किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है। तो वो आ जाएगा आपके उदात्तीकरण। कौन सा आ जाएगा भाई। तो उदात्तीकरण का उदाहरण रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें मिलर भी थे, एटकिंसन भी है और शिफरिन भी है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो आपके इसमें सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के समर्थक रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में असंगत परिभाषा का चयन कीजिए। कौन सी परिभाषा असंगत है उसका आपको चयन करके बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपके सेफर और अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को आरंभ करने एवं बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आपके जो सैयर और शेफर्ड अन्य की दे रखी है ये कथन इसमें गलत हो जाएगा भाई। बाकी क्रेंच एवं क्रूचफील्ड के अनुसार इसमें आ जाएगा अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों प्रश्न है। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। तो ये आपके बिल्कुल सही है। क्रेच एंड क्रेच ने कहा था। तो लेकिन दूसरा जो ये कथन है ये आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई। असंगत परिभाषा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है। एक व्यक्ति में देवत्व है मनोविश्लेषण सिद्धांत ने यह किसके लिए प्रयुक्त किया है भाई। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर एक देवत्व होता है तो वो मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि सुपर ईगो के तहत होता है कि मनो उसमें अपने आप को देवत्व मानता है, अपने आप को भगवान मानता है। तो समझना वहाँ पे सुपर ईगो मनोविश्लेषण के अनुसार सुपर ईगो प्रयुक्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 आपको दे रखा है। बालकों में पिछड़ेपन के रोकथाम के उपाय। तो बालकों में पिछड़ेपन के जो रोकथाम कुछ उपाय दे रखे हैं इसमें आपको सही कोड का चयन करके बताना है कि कौन कौन से इसमें उपाय रहने वाले हैं। तो पहला उपाय आपको दे रखा है कि सर्वप्रथम बालक के पिछड़ेपन के उत्तरदायी कारक की पहचान करके उसके शारीरिक और मानसिक दोषों का निवारण करना। बिल्कुल सही है। बालकों को उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार निर्देशन प्रदान करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। पिछड़े बालकों के व्यक्तिगत इतिहास से पूरा रिकॉर्ड तैयार कर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। तो ये भी आपके सही है। आर्थिक रूप से निर्बल परिवार के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार के बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए। यानी कि उन पर कुछ एक्स्ट्रा है वो ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो जो थोड़े होशियार बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट कर सके। तो ये हो जाएगा आपके 500 के 500 कथन इसमें या वो इसके उपाय रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। तो MS DOS जो है ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो आ जाएगा आपके कमांड संचालित इंटरफेस सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड संचालित है और इंटरफेस सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की तकनीक है जिसमें डम्ब टर्मिनलों को एक केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 आपको दे रखा है। किस प्रकार की टोपोलॉजी बड़े व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त है। तो किस प्रकार की टोपोलॉजी है जो कि व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जिन्हें वितरित शाखा आउटलेट के संचालन को सावधानीपूर्वक नियंत्रित और समन्वित करना चाहिए। तो वो आता है आपके स्टार यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 आपको दे रखा है। एक उपकरण जिसका उपयोग दो केबल खंडों या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है
तो वह कौन सा है, तो वह आ जाएगा आपके रिपीटर। दो सिग्नल के बीच उनकी जो सिग्नल को बढ़ाने के लिए यानी कि उनकी आवृत्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपकी इसमें रिपीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन डायरेक्शंस लिस्टेड एक लेजिटिमेट चैनल नहीं है। तो ये आपके रहता है इसमें डबल डुप्लेक्स, ये इसका चैनल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था भाई आपके उत्कर्ष क्लासेज का साइंस मैथ का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका मॉक टेस्ट। और अगर अच्छा लगा हो पेपर तो क्लास को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।